गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम हिस्ट्री क्लास 12th का लास्ट चैप्टर जो कि फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम आज बिल्कुल लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि द लैंग्वेज ऑफ नेशन है। हमने इसका इंट्रो देख लिया था, अब आज हम देखेंगे अ प्ली फॉर हिंदी कि कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, उस पे क्या डिस्कशंस हुई, क्या डिबेट्स हुई, हम उस पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम एक क्विक रिविजन और टाइम लाइन जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे जो कि बहुत हेल्पफुल होगा। तभी मैंने पिछली वीडियो में लास्ट पार्ट कवर ना करके थोड़ा सा इस पार्ट के लिए रख दिया था। तो आई होप आपने पिछला सारा का सारा जो कंटेंट मैंने अभी डिस्कस किया आपने वो देख लिया होगा, ताकि आपको ये रिवीजन हेल्प करेगी। आपको सब कुछ एक गो थ्रू हो जाएगा। और कुछ भी अगर पॉइंट मिस हो जाए या आपको लगे डाउट है तब भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर अभी तक वैसे नहीं किया तब भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं अ प्ली फॉर हिंदी। तो इसमें जो एक नाम बहुत उभर के आएगा वो है आरवी धुलेकर। आरवी धुलेकर ये कांग्रेसमैन थे और यूनाइटेड प्रोविंसेस जो एरिया था वहाँ से ये बिलोंग करते थे। इन्होंने बहुत एग्रेसिवली इस बात को, अपने व्यू पॉइंट को सामने रखा था और उन्होंने कहा था कि हिंदी ही हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए। अ, इससे पहले हमने जब इंट्रो देखा था लैंग्वेज का तो हमने देखा था कि कैसे महात्मा गांधी ने ये बोला था कि हिंदुस्तानी हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि उसमें हिंदी और उर्दू दोनों कंबाइन हो रही हैं। तो उससे क्या होगा, हमें सारे के सारे लोगों को हम साथ में लेके चल पाएंगे। तो हमारी कंट्री जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है उस चीज को हम इस चीज में यूज कर सकते हैं। तो हिंदुस्तानी। बट अब क्या हो रहा था, हिंदुस्तानी आर नॉट वर्दी एज मेंबर्स, पीपल हु आर प्रेजेंटेड इन हाउस टू फैशन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डू नॉट नो हिंदुस्तानी। इन्होंने बहुत अपनी बात को बहुत ओपनली रखा और इन्होंने कहा कि हिंदी होनी चाहिए लैंग्वेज। उसके बाद 3 साल के बाद से 12 सितंबर 1947 में फिर से उन्होंने जब लैंग्वेज की डिबेट उठी तो उन्होंने एक नेशन के अंदर एक स्पार्क जगाया, और तब तक लैंग्वेज कमेटी बन चुकी थी। तो उन्होंने एक रिपोर्ट प्रोड्यूस की और उसमें कोई कंक्लूजन ना निकल के ये कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकला था जिसमें ये कहा गया कि हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज हो, और उसको अपोज भी कर रहे हैं लोग। तो ये डिक्लेयर हुआ हिंदी जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, नेशनल नहीं ऑफिशियल बोला गया लैंग्वेज होगी, लेकिन ट्रांजिशन टू हिंदी ग्रेजुअल होगा। फर्स्ट 15 ईयर्स हम इंग्लिश यूज करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज, देखो इंग्लिश यूज होगी 15 ईयर्स तक। उसके बाद धीरे 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 15 ईयर्स में हम हिंदी की तरफ ट्रांजिशन करके मूव कर जाएंगे, जो कि आई थिंक हमारा आज भी नहीं हुआ है इतने साल के बाद भी। बट ये उस वक्त कमिटी ने एक फाइनल कंक्लूजन जो उनको समझ आया उन्होंने वो पुट फॉरवर्ड किया था। हर जो प्रोविंस था उसको एक रीजनल लैंग्वेज चूज करने का भी ऑफिशियल वर्क के लिए अपने प्रोविंस में उनको राइट मिला था। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रोविंस है, ये दूसरा प्रोविंस है। अब इन प्रोविंसेस में अगर आप इंग्लिश ही यूज करना चाहते हो तो आप इंग्लिश कर सकते हो। अगर आपको कोई भी ऑफिशियल काम करना तो आप इंग्लिश यूज कर सकते हो। अगर आप अपने इस रीजन में कोई काम करना है, आपने कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम है, पेपर वर्क है, तो उसके लिए अगर आप चाहो तो अपने प्रोविंस में आप रीजनल लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो, उसका अधिकार भी उनको मिला था। पर ट्रांजिशन का कैसे डिसाइड हुआ था, 15 ईयर्स में। तो ये आपसे क्वेश्चन जब लैंग्वेज में पूछा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे 15 ईयर्स में ट्रांजिशन होगा हिंदी की तरफ। पर हर प्रोविंस अपनी एक रीजनल लैंग्वेज अपने रीजन के काम के लिए यूज कर सकते हैं। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज रेफर किया गया था, नेशनल लैंग्वेज नहीं रेफर किया गया था, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। लैंग्वेज कमिटी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बनी थी जिन्होंने ये सब रेकमेंड किया, उन्होंने ये बात ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर से कही थी, नेशनल लैंग्वेज के तौर से नहीं कही थी।
पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था, जैसे कि आरवी धोलेकर। वो चाहते थे हिंदी को ऑफिशियल नहीं, नेशनल लैंग्वेज ही डिक्लेयर किया जाए। और उन्होंने कहा कि जो महात्मा गांधी, दैट हिंदुस्तानी रादर देन हिंदी ऑट टू बी अ नेशनल लैंग्वेज, उन्होंने कहा हिंदुस्तानी नहीं, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये जब डिस्कशन या डिबेट होती है ना, तो दो साइड होती है। तो ये एक साइड जो हमने अभी देखी। अब हम दूसरी साइड देखेंगे, फियर ऑफ डोमिनेशन। जब धोलेकर ने अपनी बात को रखा कि हिंदी जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट से है उसको हमारी नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, उसी वक्त श्रीमती जी दुर्गाबाई एंड ऐसे बहुत से लोग जो अलग अलग स्टेट से थे, स्पेशली साउथ से थे, उन्होंने अपनी वरीस शो की और उन्होंने अपोज किया स्ट्रांगली इस बात को कि हिंदी उनकी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। उन्होंने ये बात एग्री की कि जब महात्मा गांधी ने बोला था कि हिंदुस्तानी उनकी लैंग्वेज होनी चाहिए, तब उन्होंने एक्सेप्ट किया था। लेकिन अब चेंज हो चुकी हैं चीजें, वर्ड्स फ्रॉम उर्दू और अदर रीजनल लैंग्वेजेस जो हिंदुस्तानी में थी वो उनमें से ले ली गई हैं। अब हिंदुस्तानी जो थी, हमने ऊपर जब पिछली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो उसमें मैंने कहा था कि जो हिंदी है वो और ज्यादा संस्कृताइज्ड हो गई है और जो उर्दू है वो और ज्यादा पर्शियनाइज्ड हो गई है। तो इसके कारण उन्होंने बोला कि पहले तो हम हिंदुस्तानी को एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर से जो रीजनल लैंग्वेज के वर्ड्स थे और जो उर्दू के वर्ड्स थे वो उसमें से ले लिए गए हैं। तो अब एनी इंक्लूसिव और कॉम्पोजिव कैरेक्टर जो पहले हिंदुस्तानी का कहा जा रहा था कि ये हमारे पूरे इंडिया के हर एक लोगों को इकट्ठा लेके चल पाएगी, वो जो उसके अंदर एक लैंग्वेज, एक एक देशभक्ति की भावना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएगी, वो अब हिंदुस्तानी भाषा में अब वो चीज नहीं रह गई थी, क्योंकि रीजनल वर्ड्स भी निकल गए और उर्दू भी निकल गई थी उसमें से। तो इसके कारण से जो कुछ स्टेट्स के लोग थे वो इस बात से फियर करके एग्री नहीं कर रहे थे कि होल हार्टेडली उन्होंने हिंदी को सपोर्ट नहीं किया। और एक आर्य रामलिंगम, इन्होंने भी एम्फोसाइज किया कि हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा कि हमें एग्रेसिवली हिंदी को हम नहीं अपोज कर सकते हैं। तो उन्होंने भी इस बात को, हम पूरे नेशन को साथ में लेके चलने के लिए हमें इस चीज को बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा ध्यान में। तो ये आप देख सकते हो कि जब डिबेट हो रही है तो एक ने अपना व्यू रखा, दूसरे ने अपना व्यू रखा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ब्लू में लिखा हुआ है, अभी आप ध्यान देना। इससे आपके कुछ क्वेश्चंस में आप हेल्प करेंगे आपको, क्योंकि ये पूरा एक समराइज्ड फॉर्म में होता है और आप आंसर्स में भी से यूज कर सकते हो। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसमें बहुत सारी डिबेट्स और डिस्कशंस हुई, लेकिन एक जो सेंट्रल फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का था वो था सब्सटेंशियल एग्रीमेंट्स जो हुए। वो था एडल्ट इंडिया में सबको राइट मिलना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको हम कहते हैं। 18+ जो भी है हमारी कंट्री में, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एजुकेशन, हर अधिकार से वो कोई भी इंसान हो उसको वोट करने का अधिकार मिला। ये बहुत जरूरी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। जो डेवलप्ड और बड़ी बड़ी कंट्री जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जिनको हमारी कंट्री से बहुत पहले उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर लिए थे, वहां पे पहले सिर्फ जिन मैन के पास प्रॉपर्टी थी, खुद के लैंड था, जमीन थी, उनको अधिकार मिला था कि वो वोट कर सकते हैं। उसके बाद उन मैन को वोट करने का अधिकार मिला जो पढ़े लिखे हैं, जिनको पास एजुकेशन है। लेकिन जो नॉर्मल वर्किंग क्लास मैन हैं, पेजेंट्स, किसान हैं, उनको तो स्ट्रगल करनी पड़ी इस अधिकार को मांगने के लिए। और वुमेन को तो एक बहुत ही लंबी स्ट्रगल थी कि उन्होंने फाइनली बहुत बाद में जाके वुमेन को ये अधिकार मिला कि वो वोट कर सकते हैं। पर हमारी कंट्री में चाहे आप लैंडलेस हो, चाहे आप एजुकेटेड हो, चाहे आप वुमेन हो, सबको एक ही साथ वोट करने का अधिकार मिला था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगर आप इंपॉर्टेंट फीचर्स बताओ, तो जो ऊपर ये डिबेट्स हुई हैं आप ये भी लिख सकते हो। इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का पॉइंट भी जरूर ऐड करना। ये फर्स्ट था। सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर जो एम्फसाइज करता है वो है सेक्युलरिज्म। क्योंकि हमारी कंट्री में अब देखो, जैसे पाकिस्तान जब हमारी कंट्री से डिवाइड होके बना, तो पाकिस्तान ने अपने आप को डिक्लेयर किया कि हम मुस्लिम्स के लिए कंट्री बन रहे हैं। तो वहां जो भी यहाँ के मुस्लिम्स थे वो जाना चाहें वो जा सकते थे, और बहुत से मुस्लिम्स इंडिया से वहां गए।
अलग अलग स्टेट से जाके, जो कि हमने पार्टीशन वाले चैप्टर में देखा भी था। पर हमारी कंट्री जो थी, हमारी कंट्री में अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे थे एंड पहले भी बहुत हार्मनी से रह रहे थे। जैसे कि हमने देखा 1937 का जब इलेक्शन हुआ, उसमें तो कांग्रेस जीती थी जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे। तो रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो सेक्युलरिज्म हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है और ये हमारा बहुत की फीचर है हमारे इंडिया का। हमें फंडामेंटल राइट्स जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 एंड 28, कल्चरल एजुकेशनल राइट 29 एंड 30, राइट टू इक्वालिटी सबको इक्वल अधिकार 14 16 एंड 17, हर रिलीजन को एक बराबर का ट्रीटमेंट मिलेगा, स्टेट किसी भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंटर गवर्नमेंट है वो किसी रिलीजियस अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगी। रिलीजियस कम्युनिटीज, बैनिंग कंपल्सरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो स्कूल्स या कॉलेजेस, जो स्टेट या गवर्नमेंट जैसे स्कूल और कॉलेजेस होते हैं, वहां पे कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ये स्टेट रन इन जगहों पे डिक्लेयरिंग नहीं होगी कि वो किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। जो लीगल स्पेसेस हैं वहां पे हर कम्युनिटी को बराबर से अधिकार दिया जाएगा और अनटचेबिलिटी को बैन किया गया। ठीक है, ये भी एक थर्ड पॉइंट के तौर से अब सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि अनटचेबिलिटी को बैन किया गया, फैमिली लॉज इंट्रोड्यूस किए गए ताकि सेक्युलरिज्म हमारी कंट्री में बढ़ सके। अब आप देखोगे कि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे नहीं बनी थी। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त अलग अलग जो लोगों ने अपनी वॉइस सामने रखी, वो हमें ये चीज दिखाता है कि अलग अलग लोग एक साथ बैठ के डिस्कशन करके एक मिड वे पे पहुंच रहे हैं और ओपन माइंड से वो एक दूसरे की बात सुन के एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं जो कि सबके लिए उनके हक में हो, उनके लिए हेल्पफुल हो, उनके लिए सही हो। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 15, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम यहाँ जो फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 15 है, इसकी टाइमलाइन और इसके रिवीजन के तौर से क्विक रिवीजन अब हम करेंगे इस चैप्टर की। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ भी आ जाएगा और इम्पॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो भी हम इस चैप्टर की डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो शुरू करते हैं टाइमलाइन। 1945, ये ईयर्स तो आप याद ही रखना, अगर स्पेसिफिक डेट्स नहीं भी याद, मंथ्स और ईयर याद रखने की कोशिश करना, डेट अगर ना भी याद रहे तो। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी पावर में आई थी। अब हमारे लिए ये जानना क्यों जरूरी है कि ब्रिटेन में 1945 में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई थी, क्योंकि उनके वहां जो हो रहा है वो हमारे यहाँ को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसीलिए हमें ये बात याद रखनी है। और जब हमने पार्टीशन वाले चैप्टर में, चैप्टर 14 में और चैप्टर 13 जो महात्मा गांधी से रिलेटेड है, उसमें जब हमने क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की या अलग अलग जो डिस्कशंस चल रही थी कि पार्टीशन शायद ना हो, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि जो वहां के ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो क्या रोल प्ले कर रहे थे। तो इसीलिए ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि 1945 में लेबर पार्टी पावर में आई थी। दिसंबर और जनवरी का वक्त था जब जनरल इलेक्शन हुए थे इंडिया में। ये जनरल इलेक्शन क्यों जरूरी है जानने, क्योंकि इस टाइम में जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे वहां पे मुस्लिम लीग पावर में आई थी, जबकि इससे 10 साल पहले जब 37 में इलेक्शंस हुए थे, 37 में ही हुए थे या 35 में हुए थे, तब कांग्रेस मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में भी कांग्रेस पावर में आई थी। तो ये जो 10 इयर्स का गैप वाली चीज है, इसके कारण ये जनरल इलेक्शंस को जानना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये भी है कि जब जनरल इलेक्शन हो रहे थे तो ये नहीं है कि सारे इंडियंस ने वोट डाला था। कुछ 10 से 12% ही पॉपुलेशन थी जो इन जनरल इलेक्शंस में वोट कर रही थी। ठीक है, ये हमने चैप्टर में सब कुछ देखा है, आपको मैं बस एक क्विक ग्लैंस और रिविजन के तौर से रिवाइज करवा रही हूँ। अब 1946 में क्या हुआ, 1946 में 16 मई को कैबिनेट ने अनाउंस किया कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम।
अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया कि हम भी इस कैबिनेट मिशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है इसको एक्सेप्ट करते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट बनी सेंटर में, पर 16 अगस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 अगस्त भी याद रखिएगा, 16 अगस्त को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया। डायरेक्ट एक्शन डे में बहुत ज़्यादा रायट्स हुए, खून खराबा हुआ। इस डायरेक्ट एक्शन डे ने लगभग लगभग ये फाइनलाइज कर दिया था कि पार्टीशन होना निश्चित है। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन एक्सेप्ट खान अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी, कोई भी ऐसा लीडर नहीं था जो ये कह रहा था कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए। सब कह रहे थे कि ये काइंड ऑफ अब जरूरत है और ये अब होना जरूरी है। तो 16 अगस्त को ये जो चीज हुई, इसने जब जिन्हा ने अनाउंस किया, तब पहले इसको इतना सीरियसली नहीं लिया गया था, लेकिन जब एक्चुअल में इतना ब्लड शेड हुआ तब काइंड ऑफ क्लियर हो गया कि अगर यहाँ पे नेगोशिएशंस कर दिए तो शायद आगे जाके ये ब्लड शेड कंटिन्यूड रहेगा। कांग्रेस ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी। इंटरिम गवर्नमेंट के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो नेहरू थे। उसके बाद मुस्लिम लीग ने भी इस इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन किया, ये बात ध्यान रखने वाली है, 46 में। अब जो इंडियन लीडर्स थे उनकी ब्रिटिश के साथ बातचीत चल रही थी जो कि फेल हो गई थी, ये इतना ज़रूरी नहीं है याद करना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेशन शुरू हुआ था दिसंबर में, अगर आपको 9th याद रहे तो वेल एंड गुड, नहीं तो दिसंबर 1946 याद रख लीजिएगा कि उस टाइम पे सेशन शुरू हुआ था। अब 1947 जो कि सबसे ज़रूरी ईयर है, उस टाइम में 29 जनवरी को मुस्लिम लीग ने डिसोल्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसका अभी तक खुद मुस्लिम लीग भी हिस्सा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चल रही थी, इसको उन्होंने कहा इसको डिसॉल्व कर दिया जाए। 16 जुलाई को लास्ट मीटिंग हुई इस इंटरिम गवर्नमेंट की। 11 अगस्त को जिन्हा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये अनडिवाइडेड इंडिया की चल रही थी उस वक्त, लेकिन अब जो 11 अगस्त की बात है ये इतना ज़रूरी है नहीं हमारे लिए, बट फिर भी आप ध्यान रख सकते हो कि उस टाइम पे जिन्हा ने इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट और उन्होंने वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो प्रेसिडेंट बने। फिर 14 अगस्त जो कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है वो सेलिब्रेट हुआ कराची वाले एरिया में, और क्योंकि हम जो इंडिया है हम मिडनाइट पे हुए हैं तो इसलिए हम तो 14 और 15 अगस्त मिडनाइट पे हम सेलिब्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारी इंडिपेंडेंस की करते हैं। लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज से कंफ्यूज मत करना कि हम आज़ाद हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन भी आज से लागू हो गया था, सब कुछ आज ही हो गया था, खत्म, फिनिश, यहाँ से अब सब हो गया, नहीं। 15 अगस्त को तो हमें सिर्फ आज़ादी, स्वराज मिला, इंडिपेंडेंस मिली। 1949 दिसंबर वो टाइम था जब कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया गया, और ये सिर्फ साइन हुआ था, इफेक्ट में आया जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था। तो ये 3 अलग चीजें हैं जो आपको याद रखनी जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना कब शुरू हुआ, दिसंबर में फाइनली साइन हुआ, नवंबर में बन के तैयार हो गया था, तो नवंबर तक बन गया था, दिसंबर में साइन हुआ है और जनवरी में इफेक्ट में आया है। तो ये अलग अलग महीने हैं, याद रखना, ताकि एग्जाम में अगर आप लिख के इनको अंडरलाइन करोगे ना तो एक एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको क्लैरिटी है इस चीज की। चाहे पूरे आंसर में आपको क्लैरिटी हो ना हो, बट इस चीज की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा चैप्टर ही फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आना लाजमी है। अब हम एक बार पूरे चैप्टर की क्विक ग्लैंस कर लेते हैं। सबसे जरूरी पार्ट वही है डेट्स का, जो मैं एक बार फिर से आपको फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन की डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कब था और साइनिंग कब हुई और इफेक्ट में कब आया। ये बातें थोड़ी सी जरूरी हैं, तो यहाँ 1 मिनट के लिए ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर लेना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक। ठीक है, अब इसके बीच में हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, वो बात कॉन्स्टिट्यूशन वाली हमारे को
जब हम बात कर रहे हैं, तो हमें उसको मेंशन करना जरूरी नहीं है। हम सबको पता है 15 अगस्त 1947 ओके फाइन वी गॉट इंडिपेंडेंस, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिसंबर। कॉन्स्टिट्यूशन कब बन रहा है? जब डिबेट्स चल रही हैं लैंग्वेज को लेके, सेंटर स्ट्रांग हो, स्टेट स्ट्रांग हो क्या नहीं हो, इन सब की जब बात चल रही है, तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, ये टाइम वो है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था। उसके बाद ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है 1949 नवंबर में, हो गया कंप्लीट। दिसंबर 1949 में साइन हो गए कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप इस फोटो में भी देख सकते हो कि ये जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं जिन्होंने डिबेट की 3 साल तक, उन्होंने फाइनली ये हमारे यहाँ इसको इतनी बड़ी सी जो बुक है उस पे ये साइन कर रहे हैं। तो ये चीज कब हो रही है? ये दिसंबर 1949 में हो रही है। नवंबर दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक ये हो चुका है। 1949 में ही, इसी अगले महीने ही इसकी साइनिंग हुई, और जनवरी 1950 में जब हम 26 जनवरी है उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फाइनली इफेक्ट में आया। सो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। 3 साल डिबेट्स डिस्कशंस चल रही थी, बीच में हमें इंडिपेंडेंस भी मिल चुकी थी। नवंबर 1949 में कंप्लीट होने के ठीक अगले महीने यानी कि दिसंबर 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूशन की साइनिंग हुई, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। और फिर 26 जनवरी 1950 वाज द डे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया, जो कि वन ऑफ दी लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमारे हर कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रख के इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके इस स्टार्टिंग के, जो आपको याद रखने बहुत जरूरी है। एमसीक्यू के तौर से भी अगर आप क्यूटेट की तैयारी करोगे आगे जाके, या कि एंट्रेंस एग्जाम दोगे, या अगर लॉ लीगल लाइन में जाना चाहते हो, तो ये बहुत जरूरी है। अगली चीज, 11 सेशंस हुए थे इन टोटल, 165 डेज तक ये स्प्रेड थे, जिसमें कमिटीज और सब कमिटीज बनाई गई थी। काफी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें जब हमारे पास में जो 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली, लेकिन उसने हमारे देश को डिवाइड भी किया था। तो वो जो घाव था वो बहुत, क्विट इंडिया पॉपुलर मूवमेंट जो 1940 में हुई, तो हमें ये चीज ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हमारा क्रिएट हुआ था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्यूचर में ऐसी चीजें दोबारा से ना अराइज हो जहाँ पे मुस्लिम्स इंडिया में और हिंदूज और सिख पाकिस्तान में, उन्होंने बहुत क्रूअल सिचुएशंस फेस की थी। हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं, जिन्होंने हकीकत में फेस की उन्हें पता है उनके लिए कितना मुश्किल था। सडन डेथ और अपॉर्चुनिटीज जो एक साइड पे फोर्सेबली, एक लोग जो इतने ना जाने कितने सालों से रह रहे थे इस जगह पे, मुस्लिम्स को ईस्ट में और वेस्ट पाकिस्तान में मूव करना पड़ा, और हिंदू और सिख को वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न हाफ ऑफ पंजाब में शिफ्ट करना पड़ा। तो ये बहुत ही मुश्किल था उनके लिए। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ दिया था, और जब वो गए तो जो यहाँ पे जो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थी, उनका क्या होगा वो कुछ भी क्लैरिफाई करके नहीं गए थे, क्योंकि जो प्रिंस वगैरह थे उनका रिलेशंस ब्रिटिश के साथ बहुत अच्छे थे। तो इसीलिए वो उस चीज को क्लैरिफाई करके नहीं गए, वो उसे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाल के गए, तो वो चीज क्लियर ही नहीं हो पाई थी उस वक्त तक। तो 1945 से 46 में जब प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, इन इलेक्शंस में मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में मुस्लिम लीग पावर में आई, और जो जनरल बाकी के एरियाज थे वहां पे कांग्रेस पावर में आई थी। तो पिछले 10 साल पहले तक जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी वहां पे भी कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन ये 10 इयर्स में काफी सारी चीजें चेंज हो गई, और जब मुस्लिम लीग जीती मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में, तो उन्होंने अपने आप को एक सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स बोलना शुरू कर दिया था। तो लगभग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें 82% ऑफ मेंबर्स तो कांग्रेस के ही थे। हाउएवर जो कांग्रेस थी ये भी अपने आप में अलग अलग ओपिनियंस होल्ड करती थी। कोई सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहा था, कोई लैंड लॉर्डिज्म को सपोर्ट कर रहा था। तो बहुत सारी डिस्कशंस और डिबेट्स हुआ करती थी, जिनके बाद ही कंक्लूजन पे पहुंचा जाता था। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लगभग 300 मेंबर्स थे, लेकिन इसमें से 6 मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसमें से 3 तो कांग्रेस के थे,
सबसे पहले जो 3 थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। अब जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन मूव किया था, एज़ वेल एज़ उन्होंने नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जो कि हॉरिजॉन्टल होगा, जिसमें सबसे ऊपर केसरी यानी कि सैफरॉन, फिर व्हाइट और फिर डार्क ग्रीन, इसको बिल्कुल बराबर मात्रा में होगा। ये हमारे नेशनल फ्लैग की बात यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी गई थी रेज़ोल्यूशन में। और अगर हम दूसरे की रोल्स की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था कि कैसे जो हमारे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स की कोई भी क्लैरिटी नहीं थी कि वो कैसे होगा, उनको सबको यूनाइट करने का काम किया। एंड बिहाइंड द बैकग्राउंड उन्होंने बहुत ही ज़रूरी रोल्स प्ले किए हैं। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली का रोल प्ले किया था। इनका सबसे ज़रूरी काम था कि डिस्कशंस कंस्ट्रक्टिव लाइन पे होनी चाहिए। हम सोचेंगे कि यार प्रेसिडेंट का क्या काम है, उनको तो बस ऊपर वाली सीट पे बैठ के सबको बोलना होता है शांत रहिए शांत रहिए। नहीं, डिस्कशन प्रॉपरली हो। एक एक जो टॉपिक है उससे भटके ना, टॉपिक के पॉइंट पे डिस्कशंस होनी चाहिए, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम थे जो उन्होंने, राजेंद्र प्रसाद ने उनमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर एक लॉयर और इकोनॉमिस्ट बी आर अम्बेडकर, वो फोर्थ है जिन्होंने बहुत जरूरी रोल प्ले किया। ऑल्दो महात्मा गांधी पहले ब्रिटिश रूल के टाइम पे कांग्रेस को बी आर अम्बेडकर सपोर्ट नहीं करते थे, जैसे कि हमने चैप्टर 13 जो गांधी, महात्मा गांधी से रिलेटेड है, उसमें हमने देखा था कि जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये सोच के गए कि वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि वहां पे 3 और भी आ रखे थे रिप्रेजेंट करने वाले, प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले, मुस्लिम लीग मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने, और बी आर अम्बेडकर वहां पे अनटचेबल्स और डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट करने आए हुए थे। तो इसीलिए वो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते थे। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने इस यूनियन कैबिनेट एज अ लॉ मिनिस्टर अपने आप को ज्वाइन किया। तो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, ही मैंने एमसीक्यू की जो सीरीज है इस चैप्टर की भी, उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी ऐड किया हुआ है कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर तो वो बी आर अम्बेडकर थे। उन्होंने चेयरमैन भी थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि एक लॉयर और इकोनॉमिस्ट भी थे, वो पहले तो अपोज करते थे, उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट थे वो कांग्रेस के, बट जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो ही जॉइंड द कैबिनेट यूनियन एज लॉ मिनिस्टर, और उन्होंने चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के तौर से भी सर्व किया। और उनको सर्व 2 ऐसे अमेजिंग लॉयर्स ने किया, के एम मुंशी और अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, ये गुजरात के थे और ये मद्रास के। इन दोनों ने भी बहुत क्रिटिकल इनपुट दिया जब ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था। फिर 6 मेंबर्स जो गिवन असिस्टेंट थे, उनमें से 2 सिविल सर्वेंट्स थे, बी एन राव, जिन्होंने जो भी पूरे अलग अलग कंट्रीज, जो दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन थे, पॉलिटिकल सिस्टम्स थे, उनको देखा, डिस्कस किया बैकग्राउंड में, उस चीज को ध्यान दिया। और एक थे चीफ डाउट्समैन एस एन मुखर्जी, इन्होंने लीगल लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स होती है उसको एक नॉर्मल लैंग्वेज, क्लियर प्रपोजल्स को फ्रेम करने का काम किया। तो अब देखोगे थे तो 300 मेंबर्स, और सबका जरूरी रोल है, सब डिस्कशन कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही जरूरी रोल प्ले किया। अब क्वेश्चन एक एमसीक्यू के तौर से आता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 वो डे था जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड ये वो मोमेंटम रेजोल्यूशन था जिसमें डिफाइन किया गया था कि इंडिपेंडेंट इंडिया, जो आज़ाद इंडिया, क्योंकि ये को 46 में ये हो रहा है, हमें तो 47 में इंडिपेंडेंस मिली थी, तो उस इंडिपेंडेंट इंडिया में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पे काम होगा, एक सॉवरन इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक होगी, हर सिटीजन को बराबरी, आज़ादी, फ्रीडम, जस्टिस सब कुछ ग्रांट किया जाएगा, और इक्वालिटी होगी, चाहे वो माइनॉरिटी हो, बैकवर्ड क्लास हो, ट्राइब्स हो, डिप्रेस्ड हो, अदर बैकवर्ड हो, सबको सेफ गार्ड किया जाएगा। इन सब चीजों पे उस वक्त बात की गई थी। 1946 में ही बात कर ली गई थी। 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी तो हम किस तरीके से अपने एक्शंस को लेंगे, तो ये सब कुछ पहले ही डिस्कशंस शुरू हो चुकी थी। अब जब ये डिस्कशंस हो रही थी तो कुछ लोग थे जैसे सोमनाथ लहरी, उन्होंने बोला कि डाउट्स शो किए कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, ये इसमें ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस है।
और ब्रिटिश जा रहे हैं बट अपना इन्फ्लुएंस इस इंटरिम गवर्नमेंट जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इस पे छोड़ के जा रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने एग्री किया था कि हाँ, इसका जो जन्म हुआ है इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों हुआ इस असेंबली का, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे या हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कुछ नहीं है। तो उस चीज़ों पे भी ध्यान दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सोशल रिफॉर्म्स पे भी काम किया था, जैसे कि चाइल्ड मैरिज को अपोज किया गया, विडो री मैरिज को सपोर्ट किया गया, और एक नेशनल मूवमेंट थी पूरी सोसाइटी में कि किस तरीके से जो पूरी सोसाइटी है वो इक्वालिटी की तरफ मूव कर सके, हर सिटीजन को बराबर के जस्टिस मिले। जो स्ट्रगल हमने आज़ादी के लिए की है वो हमने क्यों की है कि हमें बराबरी का अधिकार मिल सके, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते की है। प्रोविजनल इलेक्शंस जो थे, जैसे मैंने आपको बताया कि 1935 से जब हम आगे जाके देखेंगे तो आपको इन 10 साल में बहुत से चेंजेस देखने को मिले, लेकिन ये यूनिवर्सली अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे वोट नहीं हुआ था। सिर्फ 10 से 15% पॉपुलेशन ही थी जो इसमें वोट डालती थी। राइट्स को डिफाइन करना, अधिकारों को, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात उठी थी। बी पोकर ने कहा कि जो माइनॉरिटी हैं वो अपने अधिकार नहीं ठीक से रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए, लेकिन बाकी सब ने इसको डिसएग्री किया क्योंकि उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स को नॉन मुस्लिम से अलग कर देगी ये चीज़, एंड पार्टीशन ने ऑलरेडी बहुत सिविल रायट्स और वायलेंस हमें दिखा दिया था। तो सेपरेट इलेक्टोरेट एक पॉइजन है जो हमारी कंट्री में बिल्कुल एंटर नहीं होना चाहिए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला। इवन बी आर अम्बेडकर ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट को अपोज किया। तो सबने ये कहा कि हमें एक दूसरे के साथ मिलके रहना है। उस इस बात के कारण गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इवन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते थे उन्होंने भी इस बात को सपोर्ट नहीं किया। कहा जाता है कि जब पार्टीशन नहीं हुआ था उससे पहले कांग्रेस ने एग्री किया था कि मुस्लिम लीग को वो एक सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करेंगे जिसमें सेंटर की कोई से नहीं होगी, लेकिन आफ्टर पार्टीशन इस बात पे डिस्कशन का कोई पॉइंट ही नहीं रह गया था। तो जो जो भी मेंबर्स थे, इवन जो मुस्लिम मेंबर्स जैसे बेगम अजीज रसुल, उन्होंने भी बोला कि मुस्लिम्स भी सपोर्ट नहीं करते सेपरेट इलेक्टोरेट को, सारे मुस्लिम्स। उन्होंने बोला कि ये माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से अलग कर देगी, तो इसीलिए उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। एनजी रंगा जो थे ये सोशलिस्ट थे, इन्होंने बोला कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन काफी नहीं है, हमें माइनॉरिटी, किसान, उन सब के बारे में भी बात करनी जरूरी है। तो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सब चीजों के बारे में हमें नहीं बता पाएगा। ऑब्वियसली उन्होंने वेलकम किया कि बहुत अच्छी बात है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया है, हमारे पास अब आइडिया है कि हम किस तरीके से आज़ादी के बाद पावर शेयर करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन हमें और ज़्यादा चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन काफ़ी नहीं है। कहीं कहीं पे ये बात भी उठी कि बाकी सारी जो पॉपुलेशन है, चाहे वो डिप्रेस क्लास है, चाहे वो विलेज में रहते हैं, शहर में रहते हैं, वो सब फिर भी ट्राइब्स जो लोग रह रहे हैं उनसे आगे हैं। ट्राइब जो है ये माइनॉरिटी नहीं है नंबर वाइज, बहुत सारे हैं, लेकिन ये लोगों से बहुत अलग रहते हैं। ये इनको फॉरेस्ट क्लियर करने के चक्कर में अलग अलग जगहों पे भेजा जा रहा है, इनको अपने घरों से दूर किया जा रहा है, तो इसके कारण इनको इमोशनल और फिजिकल जो डिस्टेंस अपनी ट्राइब से करना पड़ रहा है वो बहुत ही मुश्किल है इनके लिए। तो हमें इनके लिए भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ट्राइबल्स को अपने अधिकार मिलें और उनको अलग ना किया जाए। डिप्रेस्ड क्लास को लेके भी बी आर अम्बेडकर बहुत क्लियर थे। पहले बी आर अम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, लेकिन जब महात्मा गांधी ने भी इसको अपोज किया, उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट तो इन्हें और अलग कर देगा, और पार्टीशन का भी उन्होंने देखा कितनी मुश्किल कंडीशन आई थी, इसीलिए बी आर अम्बेडकर ने सपोर्ट किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट हमें नहीं चाहिए। बट हाँ, हमें जो इन लोगों को बाकी के सारे राइट्स, जो सोशल राइट्स थे, वो इनको दिए गए। पर नगप्पा ने बोला कि जैसे ट्राइब्स हैं ये माइनॉरिटी नहीं है नंबर वाइज, इन अ सिमिलर वे जो डिप्रेस कास्ट है ये भी 20 से 25% है टोटल पॉपुलेशन की, तो ये कम नहीं है, लेकिन इनको एक्सेस नहीं मिला एजुकेशन का, बराबरी का। तो अगर इनको ये सब मिला होता तो ये भी बाकियों के बराबर होते। तो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात को हटा दिया गया, लेकिन इनको रिजर्वेशन मिली, रिजर्व्ड हुए, और कोई डिस्क्रिमिनेशन इनके अगेंस्ट नहीं कर सकता था, कॉन्स्टिट्यूशनली उसको इरेज किया गया, और इनको डेमोक्रेसी ने उनको पब्लिकली उनको वेलकम किया। तो अब पावर ऑफ स्टेट,
नेक्स्ट डिस्कशन जो ये हुई थी कि सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए या स्टेट स्ट्रांग होनी चाहिए। तो किसी ने बोला कि सेंटर, किसी ने कहा स्टेट। स्टेट जो सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने ये कहा कि सारा का सारा काम अगर सेंटर करेगी तो सेंटर ढंग से नहीं कर पाएगी, सेंटर ब्रेक कर जाएगी, इसीलिए कुछ पावर्स सेंटर को स्टेट को भी देनी चाहिए। 3 लिस्ट्स प्रिपेयर की गई थी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन वो जो सेंटर, स्टेट जो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, कंकरेंट वो जो दोनों मिलके करेंगे। जो फर्स्ट लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सेकेंड लिस्ट है वो तो क्लियर है, लेकिन कंकरेंट में शेयर करना पड़ता है। एक आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 356। ये सेंटर को अधिकार देता है कि वो स्टेट की पावर को टेक ओवर कर सकती है। किसके कहने पर? गवर्नर के कहने पर। अगर गवर्नर को लगता है कि स्टेट में सही से कार्य नहीं हो रहा है तो वो सेंटर को कह सकती हैं कि आप स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कीजिए। ये अधिकार आर्टिकल 356 देता है स्टेट को, सेंटर को देता है अधिकार तब जब गवर्नर कहे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसमें हर चीज को बहुत ध्यान से रखा गया। हर बहुत बहुत सारी जो डिस्कशंस थी, टैक्स के बारे में भी डिवीजन हुआ था कि कौन सा टैक्स कलेक्ट करेगा, सेंटर कौन से टैक्सेस पे कलेक्ट करेगी और स्टेट कौन से टैक्स पे कलेक्ट करेगी। लेकिन काफी लोगों ने कहा कि स्टेट स्ट्रांग होनी चाहिए, बट जो हमारे बहुत से बड़े बड़े लीडर्स हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर ने भी इस चीज को सपोर्ट किया कि सेंटर स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, हम पूरे वर्ल्ड में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, साथ में लेके चल पाएंगे। एंड पार्टीशन भी हमारे सामने बहुत नियर ही हुआ था, तो उस वायलेंस को भी लोग भूल नहीं पा रहे थे, तो वो फ्यूचर में कभी भी ना हो, इसीलिए यूनियन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये सबने एग्री किया था। लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए नेशन की, इस पे भी डिबेट हुई थी। पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तानी हमारी भाषा होनी चाहिए, सबने इसे सपोर्ट भी किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था इसमें हिंदी भी है और उर्दू के भी शब्द हैं, तो सब साथ में मिलके चलेंगे। बट जब पार्टीशन हुआ तो हिंदी और संस्कृताइज हो गई और जो उर्दू थी वो और पर्शियनाइज्ड हो गई। इसके कारण क्या हुआ, जो गैप था वो बढ़ने लग गया, तो लोगों ने अपने आप को एसोसिएट करना इस चीज से बंद कर दिया। ऑल्दो महात्मा गांधी स्टिल कंटिन्यू टू सपोर्ट इट, उन्होंने कहा, बट डिबेट शुरू हुई तो एक आर.वी. धोलेकर थे जिन्होंने कहा कि हिंदी हमारी भाषा होनी चाहिए। फिर कमिटीज बनाई गई, कमेटी ने डिसाइड किया था कि 15 इयर्स हम ट्रांजिशन पीरियड रखेंगे, कि अभी इंग्लिश रहेगी बट 15 साल में धीरे धीरे हम हिंदी की तरफ मूव कर जाएंगे। ऑल्दो वो हुआ नहीं, और रीजन्स जो हैं वो अपनी रीजनल काम के लिए, अपने जो एरिया में काम है वो उसके लिए अपनी रीजनल लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट किया हिंदी को, कुछ ने कहा कि नहीं, हिंदी नहीं होनी चाहिए नेशनल लैंग्वेज। तो हिंदी जो थी उसको हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज का अधिकार मिला है, नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई भी नहीं है। तो ये अगर क्वेश्चन आए तो ये आपको याद रखना है कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो कुछ ने सपोर्ट किया जैसे आर.वी. धोलेकर ने, पर कुछ ने अपोज भी किया। उन्होंने कहा कि जो महात्मा गांधी जब हिंदुस्तानी की बात कर रहे थे तो हमने एग्री किया, लेकिन हिंदुस्तानी अब उसमें से उर्दू और रीजनल लैंग्वेज के वर्ड्स हटा दिए गए हैं, तो हम इसको सपोर्ट नहीं करते। कॉन्स्टिट्यूशन की जो कुछ इंपॉर्टेंट जरूरी बातें हैं, वो सबसे पहला है कि सबको अधिकार मिला वोट का। बड़ी बड़ी कंट्री जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम्स, इनमें भी लोगों को एक्चुअल में अपने अधिकार के लिए बहुत वक्त तक लड़ना पड़ा। सबसे पहले अधिकार सिर्फ मेन को मिला था जिनके पास जमीन थी, उसके बाद उनको मिला जिनके पास वोट, जिनके पास एजुकेशन थी, और जो मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास किसान थे उनको तो लड़ाई करनी पड़ी, उनको एक स्ट्रगल लड़नी पड़ी वोट के लिए, और वुमेन को भी बहुत स्ट्रगल करनी ही पड़ी। पर हमारी कंट्री में सबको एक ही टाइम पे बराबर का अधिकार दे दिया गया। दूसरा था, हमारे यहाँ पे अलग अलग धर्म हैं, तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के होते हुए भी, सब साथ में होते हुए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया, रिजर्वेशन दी गई, बट सेक्युलरिज्म, हम सब साथ में चल सके। तो ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स मिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस 12th के पॉइंट से भी, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लॉ लाइन में जाना है, सबके पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, कल्चर और एजुकेशन का अधिकार आर्टिकल 29 और 30,
राइट टू इक्वालिटी 14, 16, 17। हर रिलीजन को बराबर का अधिकार दिया। स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है। स्टेट के जो स्कूल्स हैं या जो स्टेट के जो कॉलेजेस हैं उनमें वो किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है। इस चीज को प्रॉपरली बैन किया गया और ये आज भी कहीं पे भी फॉलो नहीं होता है। हर सोशल रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, बैन किया गया अनटचेबिलिटी को, फैमिली लॉज इंट्रोड्यूस किए गए। तो हमें इन कंक्लूजन हमें ये देखने को मिलता है कि जो अलग अलग लोगों ने अपनी आवाज उठाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, अपने अपने ओपिनियन रखे, उससे एक ओपन माइंडसेट से एक कंक्लूजन जो हम पहुंचे वो हमें एक बहुत अमेजिंग सा कॉन्स्टिट्यूशन दे के गया, जो हमारी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और जो हम आज भी फॉलो करते हैं और हमेशा फॉलो करते रहेंगे। तो वो डिबेट्स जो 3 साल तक हुई वो बहुत जरूरी थी और उन्होंने एक बहुत अच्छा आउटपुट हमें प्रोड्यूस करके दिया। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 15 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ ही आपकी पूरी हिस्ट्री की बुक के डिटेल एक्सप्लेनेशन खत्म होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब मेरी हिस्ट्री के क्लास 12 की डिस्कशन खत्म हो गई है, तो अब मुझे इसके बाद कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी दूसरे सब्जेक्ट की बनाऊं जैसे ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप रहें हमेशा अपडेटेड। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।